जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए एक नई वीडियो और जीके जीएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और अब की बार दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में आपको देखने को मिलने वाले हैं। परीक्षा दोस्तों आपकी जल्द ही शुरू होने वाली है, तो इसलिए अब आपको केवल प्रैक्टिस करते रहना है। सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली अब से इस चैनल पर आपको दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस और अनदर सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर से मिलेंगे, इसलिए हर क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा और दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताते चलिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और अभी कितनी प्रिपरेशन आपको करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरिसेन निम्न में से किसका राज्य कवि था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? आपके ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हरिसेन निम्न में से किसका राज्य कवि था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त का राज्य कवि था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर समुद्रगुप्त की बात आई है तो आइए थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। गुप्त वंश की बात करूं तो गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों श्री गुप्त को माना जाता है। किसको माना जाता है? श्री गुप्त को माना जाता है। इसने दोस्तों 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है। अब समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये चीज आपको जरूर से याद रखनी है। और समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत ही ज्यादा प्रेम था, इसीलिए दोस्तों इसकी वीणा बजाते हुए मूर्ति, याद रख लीजिएगा, वीणा बजाते हुए मूर्ति इसके जो सिक्के थे उस पर दिखाई गई है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शासक की वीणा बजाते हुए मूर्ति उसके सिक्कों पर दिखाई गई थी, तो समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाता है। अब गुप्त वंश का दोस्तों नाम एक याद रख लेना आपको, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पूछा जाता है कि किस शासक को महाराजा धीराज, क्या दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण थी? तो याद रख लेना है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण थी। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, याद रख लीजिएगा। इसी में दोस्तों एक नाम पूछा जाता है कुमारगुप्त का। किसका दोस्तों? कुमारगुप्त का। इसका नाम क्यों पूछा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी, याद रख लेना है। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा, बस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। यहां पर दोस्तों अशोक की बात की गई है, तो आप सभी को पता होगा अशोक कौन था? मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार का बेटा। किसका दोस्तों? बिंदुसार का दोस्तों यह बेटा था अशोक। और इसने दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था। याद रख लीजिएगा 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस युद्ध में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रक्तपात हो गया था, इसी कारण दोस्तों इसका हृदय पिघल गया था और इसने जीवन में कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया और उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, चंद्रगुप्त की बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम याद रख लेना है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में दोस्तों यह गद्दी पर बैठा था, मगध की गद्दी पर। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को इसने हराया था चाणक्य की मदद से, और चाणक्य इसी का दोस्तों प्रधानमंत्री था। याद भी रख लेना है, चाणक्य कौन था? इसी का दोस्तों प्रधानमंत्री था। तो ये भी चीज आपको जरूर से नोट डाउन कर लेनी है। जितनी भी चीजें मैं बताता चल रहा हूं सभी चीजों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य इसमें बताना है, निम्न में से कौन सा देश नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है सिंगापुर। सिंगापुर दोस्तों सार्क का सदस्य नहीं है। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सार्क में कितने देश सदस्य के रूप में है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पहले कितने थे, 7 देश थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 8 देश इसमें सदस्य में हैं। कौन कौन से, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, और सबसे लास्ट में दोस्तों 2005 ईस्वी में कौन सा देश जुड़ा, अफगानिस्तान। कौन सा देश जुड़ा दोस्तों, अफगानिस्तान जुड़ा। ये भी आपको जरूर से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये 8 देश दोस्तों सार्क के सदस्य के रूप में है, जरूर से याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 में। कब दोस्तों, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश। कहां पर दोस्तों, ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय भी याद रख लीजिएगा, काठमांडू नेपाल। कहां पर दोस्तों, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। तो ये सभी चीजें सार्क से रिलेटेड याद करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में जाना जाता है। यदि दोस्तों आप सभी को इन सभी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनकी पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों हर वीडियो की लिंक और हर वीडियो का पीडीएफ नोट्स मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे क्या होगा, कभी भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत हो तो आप आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूलती मीनार निम्न में से कहाँ स्थित है। झूलती मीनार कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो झूलती मीनार दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। विरूपाक्ष मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के द्वारा दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर, कर्नाटक हम्पी में। कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक हम्पी में। आपने दोस्तों नोट के पीछे हम्पी का चित्र देखा होगा, तो हम्पी में ही दोस्तों यह विरूपाक्ष मंदिर है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अब इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो विक्रमादित्य सेकंड का नाम आपको याद रख लेना है। विक्रमादित्य सेकंड ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। किस देवता को समर्पित है, तो शिव को दोस्तों यह समर्पित है, भगवान शिव को दोस्तों यह समर्पित है। इस समय सावन भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको जरूर से कवर करके चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है कि समान रहता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो दोस्तों जब लोहे में जंग लगता है ना तो उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। जंग के क्या होता है दोस्तों, इस पे आयरन ऑक्साइड, क्या आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे दोस्तों जंग कहा जाता है, याद रख लेना है। आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इससे क्या होता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का, तापमान का, आर्द्रता का या फिर घनत्व का। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो दोस्तों ध्वनि के वेग का प्रभाव दाब पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ध्वनि की चाल याद रख लीजिएगा, 332 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी, 332 किलोमीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल है, ये भी आपको जरूर से नोट डाउन कर लेनी है। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स में जो भी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली दोस्तों सुबह 7 बजे, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आपको हमारे चैनल पर बिहार पुलिस से रिलेटेड जीके जीएस और अनदर सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग होता है। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमोमीटर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, पवन का वेग। क्या पवन का वेग मापने के लिए दोस्तों एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? यानी प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में अब कितने बचे हुए हैं? तो यहाँ पर प्रारंभ में पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपको दोनों का आंसर देना है। तो दोस्तों प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। प्रारंभ में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों संपत्ति का एक अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको कब हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लाया गया था। इसके थ्रू दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ पर रखा गया है? विधिक अधिकार में रखा गया है। कहाँ पर? विधिक अधिकार में रखा गया है। और आर्टिकल आपसे पूछ ले तो आर्टिकल दोस्तों 300 का, याद रख लीजिएगा, 300 का में रखा गया है। तो अब कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। तो जरूर से याद रख लीजिएगा। किसके द्वारा हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम सभा के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? राम राज्य के बारे में किसने कहा था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों ग्राम सभा के माध्यम से राम राज्य के बारे में कहा था। यह कथन पूछा जा सकता है, तो जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? यानी वित्त आयोग का जो गठन है कितने वर्षों बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। 5 वर्ष के बाद दोस्तों वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नाम आपको याद रख लेना है, केसी नियोगी। केसी नियोगी जी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? तो एन के सिन्हा का नाम आपको याद रख लेना है। कौन दोस्तों? एन के सिन्हा का नाम आपको याद रख लेना है। ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 6 महीने। लास्ट 6 मंथ तक दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है, याद रख लीजिएगा। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जी जारी करते हैं। यानी राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है किस आर्टिकल में बताया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है राज्यसभा। आप सभी जानते होंगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जी क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। ठीक है। आर्टिकल दोस्तों 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उच्च सदन है, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? 252। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किन देशों को आपस में जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बांग्लादेश और भारत को आपस में जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। जरूर से याद रख लीजिएगा। वीडियो को एक बार फिर से बोल दे रहा हूं दोस्तों, लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यदि कोई भी चीज़ आपको मुझसे पर्सनल पूछनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। किसको दोस्तों? इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। उस पर मैं छोटी मोटी रील्स बनाते रहता हूँ, और आपको कोई भी पर्सनल चीज़ मेरे से पूछनी है तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध, देखिए दोस्तों, यदि आपको बिहार पुलिस भर्ती निकालनी है तो कम से कम जीके जीएस में दोस्तों आपको 15 से लेकर 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा
क्या होता है, जीके जीएस हर एग्जाम में थोड़ी सी हार्ड आती है। क्या आती है? थोड़ी सी हार्ड आती है, हर एग्जाम में थोड़ा सा कठिन देखने को मिलता है। इसीलिए मैं ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, ताकि एग्जाम में आप बिना किसी गलती के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो तैयारी, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप सभी आपकी जो कमियां हैं, आप बहाने बनाते हैं, उनको दूर कर दीजिएगा। अब केवल आपका फोकस पढ़ाई की ओर रहना चाहिए। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है प्रिपरेशन के लिए, तो प्रिपरेशन जरूर से करते रहिए यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया झुकेगी, बस उसे झुकाने वाला चाहिए। यदि आप दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं तो मेहनत अभी से आपको करनी होगी। ठीक है, तो चलिए बताइए, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी दोस्तों गेहूं। गेहूं से संबंधित है हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के बारे में आया तो सबसे पहले आपको हरित क्रांति का क्या होना चाहिए, जनक याद रहना चाहिए कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो एम एस स्वामीनाथन। आप सभी जानते हैं हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन। तो ये नाम आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, हरित क्रांति से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऐसी कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कावेरी नदी। पेरियार नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सभी दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन यदि मैं कावेरी नदी की बात करूं तो ये कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर साल भर इसमें पानी रहता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, कावेरी नदी ऐसी नदी है जिसे डेल्टा नहीं बनाती, यानी इसे डेल्टा बनाने का समय ही नहीं मिलता, ये सीधा बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क। हर क्वेश्चन दोस्तों मैं ऐसा लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बताइए, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इंग्लैंड। कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, याद रख लीजिएगा। यदि मैं बात करूं कि नागरिकता किस आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल दोस्तों 5 से लेकर 11 के बीच में हमारी नागरिकता बताई गई है। संविधान के भाग 2, किसमें दोस्तों? भाग 2 में नागरिकता देखने को मिलती है। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ये भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, यानी कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय संघ, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाता है बेल्जियम। बेल्जियम में दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दोस्तों अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहला समुद्री संग्रहालय खोला गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये दोस्तों एक करंट अफेयर्स के थ्रू क्वेश्चन लाया गया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत के किस शहर में पहला समुद्री संग्रहालय खोला गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो लोथल, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है दोस्तों, लोथल। कहाँ पर है लोथल? गुजरात में है, और यहीं पर दोस्तों भारत का पहला समुद्री संग्रहालय खोला गया है। ये लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर समुद्री संग्रहालय खोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 108वां संस्करण भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। अब आपको एरिया बताना है किस एरिया में किया गया था। मैं दोस्तों थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि कहाँ पर किया गया था, लेकिन राज्य का नाम मुझे याद है, महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन आपका महाराष्ट्र राइट हो जाएगा। एरिया का नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कन्फर्म करके, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है WHO द्वारा किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया था। यानी WHO ने किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। वर्ष 2020 को दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 राजधानियों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके जरूर से बताना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से बोलूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा PDF नोट्स के लिए। और इंस्टाग्राम पर यदि आप मुझसे कुछ पर्सनल पूछना चाहते हैं या अपने छोटे भाई को जैसे यहाँ पर आपने प्यार और सपोर्ट दिया है, उसी तरह सपोर्ट और प्यार देने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आसानी से आप हमारे इंस्टाग्राम को टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।